हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ डाउटनेट लर्न एंड फन पे। मेरा नाम है तानिया शर्मा और आज बच्चों मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से कराने वाली हूँ पोम द वॉइस ऑफ द रेन। तो अभी तक यार मैं आपको इस चैनल के ऊपर पहला चैप्टर करा चुकी हूँ, है ना। आई गेस 2 से 3 पोम्स करा चुकी हूँ। तो जस्ट इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में देख लेना। ऑल्सो इस लेक्चर के एंड में जब आप लोग ये लेक्चर को देख लो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स याद से चेक कर लेना, बिकॉज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री है, एक तरीके से होमवर्क समझ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप देने वाली हूँ। तो वो गूगल फॉर्म में है एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। मैं हर क्लास में देती हूँ। तो आप लोग प्लीज जब इस लेक्चर को समझ लो तो 5 मिनट निकाल के उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कितने बच्चों ने इस लेक्चर को ढंग से देखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल फॉर्म। सो शुरू करते हैं बच्चों। ये बहुत ही अमेजिंग सी हमारी पोम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, बहुत ही आसानी से लाइन बाय लाइन अलॉन्ग विद पोएटिक डिवाइस में आपको ये जो कविता है, पोम है, वो समझाने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि आपको पोएट का नाम याद रखना होता है। सो वॉल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने इस कविता को लिखा है। ही वॉज अ पैट्रियट, यानी कि बहुत ही ज्यादा देशभक्त आप एक तरीके से बोल सकते हो। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1819। ही वॉज अ फेमस टीचर अमंग हिज स्टूडेंट्स। उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे एंड ही वॉज क्वाइट फेमस ऑल्सो। ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो एंड ही लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन 26 मार्च 1892 फॉर हेवन। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर 1 मार्कर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, वो है कि भाई पोएट कौन है। तो आपको याद रखना है बच्चों, द वॉइस ऑफ द रेन जो हमारी कविता है, जो पोम है, उसके जो पोएट है वो वॉल्ट विटमैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो हमारी पोम है ना, ये बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन है। ठीक है, कॉन्वर्जेशन आपको पता है ना, एक वार्तालाप है। तो एक कॉन्वर्जेशन है किसकी? पोएट की और रेन की। एंड इसी कॉन्वर्जेशन के अंदर पोएट ने क्या करा है? कंपैरिजन किया है, एक तुलना किया है। रेन और म्यूजिक को एक दूसरे से कंपेयर किया है। कैसे? वो हम बेसिकली हमारी पोम में ही डीपली समझेंगे। उन्होंने बताया है कि रेन और म्यूजिक एक समान होते हैं, दोनों ही अपने सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि निकलते हैं, दोनों ही इस वर्ल्ड की मदद करते हैं और फिर दोनों ही वापस अपने घर, अपने सोर्सेज में आ जाते हैं। अब इनका मतलब क्या है? कौन से घर से निकलते हैं, कहाँ पे वापस आते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग हमारी पोम की एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले देखो क्या बोला जा रहा है। एंड हु आर्ट thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated। सबसे पहले तो ये who art thou, ये क्या है? ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं। ठीक है, पहले के टाइम पर जो इंग्लिश यूज होती थी उसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे और इसका मतलब है who are you। ठीक है, who इसका मतलब है I और thou का मतलब है you। ठीक है, तो यहाँ पर इन द अबव लाइन्स बेसिकली ये जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये इसके मीनिंग्स हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। चलो, सो इन दी अबव लाइन्स जो पोएट है वो रेन से पूछते हैं। यहाँ पे जो सॉफ्ट फॉलिंग शार है ना बेटा जी, इसका क्या मतलब है? रेन। ठीक है, तो वो किससे पूछ रहे हैं? रेन से। याद है ना 10th में या लेटर टू गॉड में हमने देखा था कि लेंचो को शार की जरूरत थी, दैट मीन्स उसको रेन की जरूरत थी। सो जो हमारे पोएट है वो रेन से पूछते हैं कि हु आर यू, भाई तुम कौन हो। एंड जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज है कि रेन जवाब देती है। पोएट बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज है, स्ट्रेंज टू टेल, है ना। बहुत ही स्ट्रेंज से मैनर में जो रेन है वो वापस हमारे पोएट को जवाब देती है और पोएट ने क्या करा है? उस जवाब को हमारे लिए ट्रांसलेट करा है। नीचे क्या ट्रांसलेट किया है देखो। रेन बोलती है, आई एम द पोम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। जनरली आपने देखा रेन की आवाज होती है, साउंड होती है, बट यहाँ पे वॉइस बोला गया है ना, यानी कि रेन को भी ऐसे दिखाया गया है जैसे वो बात कर रही है। तो रेन यहाँ पर क्या रिप्लाई करती है कि मैं कौन हूँ? मैं अर्थ की पोम हूँ, है ना। पोम जैसे मधुर होती है, एकदम प्यारी होती है, एकदम सुनने में अच्छी लगती है, तो वैसे ही रेन ने खुद को क्या बताया है? एज पोम डिस्क्राइब किया है कि मैं अर्थ की क्या हूँ? अर्थ की पोम हूँ। एंड मैं क्या करती हूँ? एटर्नल मतलब बेसिकली क्या होता है? नेवर एंडिंग, जो कभी भी समाप्त ना हो, जो चीज कॉन्टिन्यूस होती रहे। एंड इम्पाल्पेबल मतलब बेसिकली जिसे आप अच्छे से डिस्क्राइब ना कर पाओ या फिर जिसे आप टच ना कर पाओ बिना छुए।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे रेन रिप्लाई करती है कि मैं अर्थ की पोम हूँ एंड मैं क्या करती हूँ, एटर्नल, यानी कि मैं एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की पार्ट हूँ। हमने 6th-7th में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है ना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, उसे एक्सप्लेन कर रही है। बोल रही है मैं एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की पार्ट हूँ, मैं कॉन्टिन्यूसली लैंड से राइज करती हूँ, है ना। बॉटमलेस जो ओशियन है, ओशियन को बॉटमलेस क्यों बोला गया, क्योंकि वो बहुत गहरा होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि बॉटमलेस ही होता है, उसका कुछ निचला तल नहीं होता, बस वो बहुत गहरा दिखाने के लिए बोला गया बॉटमलेस, कि आप जितना अंदर जाओगे और अंदर जाते रहोगे, ऐसा लगेगा कोई बॉटम ही नहीं है। ठीक है, तो रेन क्या करती है, इन द वेपर फॉर्म ऊपर की तरफ उठती है ना, तो वही वो बोल रही है कि मैं क्या करती हूँ, राइज करती हूँ आउट ऑफ द लैंड एंड बिना छुए, इम्पैल्पेबल इज बिना कहीं से टच हुए, बिकॉज मैं वेपर के फॉर्म में, है ना, कोई मुझे छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, मैं वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती हूँ। क्लियर, समझ में आया। एक बारी दोबारा से देखते हैं इस पूरे को कि इन द अबव लाइंस द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, पोएट जो है वो रेन से पूछता है भाई तुम कौन हो, जिसपे हमारी रेन, बहुत ही स्ट्रेंज है कि रेन ने रिप्लाई किया, बट रेन रिप्लाई करती है कि मैं क्या हूँ, मैं इस अर्थ की पोम हूँ, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, और मैं क्या करती हूँ, मैं एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की पार्ट हूँ। मैं राइज करती हूँ कहाँ से, लैंड से, है ना, जो हमारे ओशियंस हैं उनसे मैं राइज करती हूँ। कोई मुझे देख नहीं पाता क्योंकि मैं वेपर के फॉर्म में राइज करती हूँ, है ना। हीट पड़ती है तो पानी जो है वो क्या करता है, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। आगे वो क्या बोल रही है, अपवर्ड टू हेवन वेंस, वेंस मतलब क्या होता है, नीचे देखो वेयर, ठीक है। वेगली मतलब कोई चीज जो क्लियर नहीं है। फॉर्म्ड ऑल टूगेदर, changed and yet the same, I descend, descend मतलब क्या होता है, come down, नीचे आना। to lave the draughts, lave मतलब wash। atomics, atomics हमें पता है small small particles होते हैं, है ना, atoms आपने पढ़ा है। dust layer of the globe and all that in them without me were seeds only, latent unborn, latent क्या होता है, hidden, छुपे होना। पर मैम कुछ समझ नहीं आया, सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं अभी समझ आएगा, पहले ऊपर की 2 लाइन को लेते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या बोल रही है, जो रेन है वो हमारे पोएट को बोल रही है दैट इट राइजेस अपवर्ड, कि वो क्या करती है, अपवर्ड टू हेवन, मतलब वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है एंड क्या करती है, बादल का फॉर्म लेती है, राइट। अब वो बादल जो होते हैं वेगली मतलब क्लियर नहीं होते, सारे अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं, बट तब भी येट द सेम, तब भी वो सेम ही रहते हैं, भले ही उनकी शेप अलग हो, है ना, बट रहेंगे तो वो बादल ही, होंगे तो वो सेम ही, राइट। तो वो 2 लाइंस में यही बोल रही है दैट इट राइजेज अपवर्ड टूवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है और वहां जाकर वो अपना फॉर्म बदलने की तैयारी करती है, राइट। क्लाउड्स में वो चली जाती है, गैदर अप हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, I descend to have the droughts, descend मतलब वो नीचे आती है, ठीक है, तो वो अपना फॉर्म बदल लेती है और फिर कंडेंसेशन होता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वो क्या हो रहा है, नीचे आ रही है। It also says that although its form gets changed, it still remains the same, है तो वो सेम ही ना, चाहे बादल हो, चाहे वो वेपर हो, चाहे वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो, है तो वो सेम ही, है तो रेन ही। अब वो नीचे आती है, क्या करती है, टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर, ये जो सूखा पड़ा होता है ना, उसको क्या करती है, उसको पानी प्रदान करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। बेसिकली बेनिफिट्स बताए गए हैं कि रेन हमारी क्या क्या अच्छी चीजें करती है। सो यहाँ पे लिखा है कि भाई टू वॉश द ड्रॉट, टू प्रोवाइड वाटर, वॉशेज अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो छोटे छोटे एटम्स मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन सबको वॉश करती है। जितनी भी डस्ट होती है, जितनी भी इस ग्लोब के ऊपर धरती पे डस्ट है, उसे वॉश करती है रेन। देखते हो ना, जब भी रेन आती है एक तो पॉल्यूशन भी हट जाता है, दूसरा डस्ट भी चली जाती है, तो सबको बहुत मजा आता है जब बारिश होती है, राइट। आगे वो क्या करती है, एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो इनटू अ प्लांट, और जो सीड्स जिन्हें पानी की जरूरत होती है वो भी प्रदान हो जाता है, तो वो भी एक प्लांट का फॉर्म धारण कर लेती हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन इट गिव्स लाइफ टू द सीड, तो कहीं ना कहीं जो हमारी रेन है वो क्या कर रही है, सीड्स को भी एक नई लाइफ प्रदान कर रही है।
समझ में आया? अब आप इसको पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई वो ऊपर की तरफ राइज करती है, जहां पर वेगली मतलब क्लियरली नहीं दिखती है हमको, बादलों के शेप में आ जाती है, बादलों में चली जाती है, एंड उसके बाद नीचे आने की प्रोसेस शुरू होती है। सो भले ही उसके फॉर्म अलग अलग है पर वो क्या है, येट द सेम, वो है सेम ही। फिर वो नीचे आती है और लेव मतलब क्या है, वॉश कर देती है किसको, जितना भी सूखा पड़ा होता है, जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी डस्ट होती है, सबको रेन जो है वो क्या कर देती है, पानी प्रदान कर देती है, डस्ट को हटा देती है, एंड जितनी भी सीड्स होती हैं उनको एक नई लाइफ प्रदान करती है। वो सीड्स जो लेटेंट यानी हिडन होती हैं, जो छुपी होती हैं अर्थ के अंदर, जो अभी बॉर्न नहीं हुई होती, बाहर नहीं निकली होती, उन सीड्स को भी लाइफ प्रदान करती है ताकि वो बाहर आ जाए एज प्लांट्स। क्लियर, समझ में आया इतना? आगे देखो, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। अभी यहाँ पर क्या लिखा है पहले इतना समझते हैं, फिर लास्ट की 2 लाइन समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है the rain says that by day and night it provides life, care, enrichment and water to the place from where it originated। कि निकली भी अर्थ से ही थी, वापिस भी अर्थ पर ही आ गई है ना? जब ऊपर गई थी तब भी इसी धरती से गई थी ना, अर्थ से ही गई थी, अपने घर से ही गई थी, और आ भी वापस वो धरती पर ही गई है। तो वो लाइफ भी प्रोवाइड करती है रेन, राइट? कितना सूखा पड़ा होता है, जानवरों को पानी की जरूरत होती है, फार्मर्स को होती है, केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, हर चीज वो प्रोवाइड करती है। द रेन कीप्स एनहांसिंग द ब्यूटी, साथ ही साथ इस अर्थ की जो ब्यूटी है उसे भी एनहांस करती है। सारी चीजें रेन के जाने के बाद हमें बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगती हैं, आसपास का वातावरण हमें प्यूरिफाई बोल रही हूँ, प्योर लगने लगता है ना? वो एक प्योरिटी हमें दिखाई पड़ती है। बाय प्रिपेयरिंग अ लाइफ साइकिल फॉर इटसेल्फ अगेन, और ऐसे ही इसकी ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। समझ में आया कि ये जो प्रोसेस है ये फॉरएवर चलता रहता है, दिन में भी नाइट में भी, ठीक है ना? कि जहां से वो निकली है, यहाँ से वो ऊपर गई है, ठीक है, बादलों के फॉर्म में, फिर दोबारा ये जो बादल है कहीं कहीं गए और फिर इन्होंने फिर से बारिश कर दी। अब ये प्रोसेस जो है वो ऐसे ही क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे भाई रेन बोलना बंद करती है और यहाँ से जो हमारा पोएट है वो बोलना शुरू करता है। फॉर सॉन्ग, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, पोएट बोल रहा है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। यहाँ पे रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर, इट डजेंट अफेक्ट द रेन नॉर द पोएट इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट। कि फर्क पड़ना या ना पड़ना, अच्छा लगना या ना पड़ना, किसी को बारिश अच्छी लगे ना लगे, बारिश का जो धर्म है, जो कर्तव्य है वो निभाती है। यहाँ पर बेसिकली एक कंपैरिजन किया गया है, लास्ट की लाइंस में एक तुलना की गई है, बारिश को सॉन्ग से कंपेयर किया गया है, म्यूजिक से। कैसे बोला गया है? द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। ठीक है, कि सॉन्ग क्या है? सॉन्ग को भी कोई घर पे बैठ के लिखता है फिर गाता है, किसी के दिल से निकली हुई आवाज है, अब उसे लाखों लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, वो नहीं भी सुनते, है ना? तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा सॉन्ग पूरी दुनिया में घूमता है, वॉन्डर करता है। सो यही बोला है कि रेन भी तो ऐसी ही है, रेन भी तो ऐसी है, अर्थ से निकलती है, फिर हर जगह बरसती है, चाहे किसी को पसंद आए ना आए, वो बरसती है ना। सो द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर। एक गाना कहाँ से निकलता है? सिंगर के दिल से निकलता है। एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल द अर्थ नीड एंड वॉन्डर्स, इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस वेयर इट ओरिजिनेटेड। Whether it is ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace। कहने का क्या मतलब है? एक डिस्टिंक्शन है दोनों में, ठीक है, रेन में और सॉन्ग में, कि भाई सॉन्ग है वो कहाँ से निकलता है? दिल से निकलता है ना? दिल से निकलता है, जो सिंगर है उसके दिल से निकल रहा है, लाखों लोगों तक पहुंच रहा है, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे, सॉन्ग को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो निकल गया दिल से। एंड वापस वो ट्रैवल करके कहाँ आ रहा है? जहां से ओरिजिनेट हुआ था, जहां से निकला था, सिंगर के पास ही वापस आ रहा है। कैसे आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ लव, जो भी उसे प्यार मिल रहा है उसके सॉन्ग पे, जो भी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो इन द फॉर्म ऑफ दैट वो ड्यूली वापस लौट कर अपने सिंगर के पास आ रहा है। सिमिलरली उसने बोला रेन भी ऐसी होती है कि भाई वो अर्थ से ओरिजिनेट करती है, जाती है, फिर बरसती है और दोबारा अर्थ में ही समा जाती है। अब किसी को फर्क पड़े ना पड़े, कोई उसकी महानता देखे ना देखे कि रेन कितना ज्यादा फायदा कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्तव्य निभाती ही निभाती है। क्लियर गाइस?
सो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी पोम जो है वो फिनिश होती है। आई होप आपको लाइन बाय लाइन उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर एक आध लाइन आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आई, आप कमेंट कर दो, मैं समझा दूंगी। वैसे तो आई गेस आ गई होगी। फटाफट से इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। जिस भी बच्चे को नहीं पता लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है, रिक्वेस्ट एक फोटोग्राफ करके पोम डालिए। लिटरेरी डिवाइसेस उसमें समझाए हैं एक एक करके, तो क्लासेस को रेगुलरली देखो तो पता चल जाएगा। पर्सोनिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पर यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग का एक ह्यूमन से, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उसने क्या करा है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। क्या रेन बोल सकती है? नहीं, बट बोलते तो हम हैं, हम ह्यूमंस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे उसने एक ह्यूमन क्वालिटी रेन को दे दी, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ पेड़ भाग रहे हैं, क्या पेड़ भाग सकते हैं? नहीं, बट क्योंकि मैं गाड़ी इस डायरेक्शन में ले जा रही हूँ तो पेड़ ऐसे भागते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। जब भी हम कोई लिविंग क्वालिटी किसी ऐसी चीज को दे दे जो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, सच। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दे दो चीजों के बीच का। जैसे यहाँ पे आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, तो रेन को कंपेयर किया गया है एक पोम से, एक सॉन्ग से, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि तू शेर है, तो मैंने आपको इनडायरेक्टली क्या बोल दिया कि तू बहादुर है, क्योंकि शेर भी बहादुर होता है। पर मैंने ये नहीं बोला कि तू शेर के जैसा है, वो सिमिली हो जाता। तो जब भी लाइक और एज लगा के कंपैरिजन होता है, यू आर लाइक अ लायन, ठीक है, या यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, लाइक और एज आ गया तो वो सिमिली है। बट मैंने डायरेक्ट बोल दिया यू आर अ लायन, तू शेर है, इनडायरेक्टली है ना, मैं तुम्हें कंपेयर कर रही हूँ, तो वो मेटाफर है। तो यहाँ पर भी इस लाइन में मेटाफर है कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे आई मतलब रेन को किससे कंपेयर किया गया है, पोम से कंपेयर किया गया है। हाइपरबोले क्या होता है, जो पड़ोस की आंटी की तरह बात को बड़ा चढ़ा देते हैं, उसको हाइपरबोले बोलते हैं, ठीक है। हाइपरबोले मतलब एग्जैजरेट कर देना, बड़ा चढ़ा देना। तो यहाँ पर सी को बड़ा चढ़ाकर बोला गया, बॉटम लेस सी। भैया उसका बॉटम ही नहीं है ना, बॉटम लेस सी है, वो ऐसे बोला गया है। तो इसलिए ये जो बॉटम लेस सी है, ये क्या है, हाइपरबोले। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी हम सबको पता है क्या होता है, किसी भी चीज का विजुअल डिस्क्रिप्शन देना, इस तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल करना कि आपकी आंखों के आगे जो वर्ड्स हैं, वो मतलब जो आपके कानों से आप वर्ड्स को सुन रहे हो तो आंखों के आगे एक इमेज डेवलप हो जाए, उसको बोलते हैं इमेजरी। कि किसी चीज को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करना कि एक विजुअल डिस्क्रिप्शन बन जाए आंखों के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शार्स, कि रेन तो बोला है बट वो धीरे धीरे गिर रही है, सॉफ्ट फॉलिंग वर्ड यूज किया है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग के अंदर एक रेन की इमेज डेवलप हो रही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो पोम है फाइनली समाप्त तो होती है। अगेन होमवर्क कर लेना, एंड ऑल्सो हमारा जो बिलीवर्स बैच है वो चालू है। सो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 012471585250, आप उस पर कॉल कर सकते हो, जहाँ पर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ वन शॉट लेक्चर्स भी मिल रहा है। हर वो चीज़ जो आपको एग्जाम के लिए एक कदम आगे रखेगी वो मिल रही है। आप यहाँ पर लेक्चर्स देखते ही हो, है ना। इससे भी 2x और ज़्यादा कंटेंट के साथ आपको लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रही हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ज्वाइन करना है, सो आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।